बच्चों, ईसीडी का चैप्टर 6 ट्रांजिस्टर, इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ट्रांजिस्टर बेसिक के बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है और कई बार बताया भी जा चुका है। इस नोट्स की मदद से आप ट्रांजिस्टर बेसिक जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे इसमें बना हुआ है, ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। और उसी के साथ जो है इनकी परिभाषा कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। देखिए, हम लोग जब डायोड पढ़े थे तो उसमें एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलाने से पीएन जंक्शन डायोड बनता था। पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता था कि करंट जो है हमारी एक दिशा में फ्लो करती थी, फॉरवर्ड बायस में। तो उसमें क्या होता था, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो करती थी और रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करती है। तो उसमें दो टर्मिनल होते थे, एनोड और कैथोड। लेकिन जब हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक। तो इसमें जो तीसरा टर्मिनल बेस होता है, यह करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रांजिस्टर में अब हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायोड में करंट या तो फ्लो होती थी या तो नहीं फ्लो होती थी, उसको हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते थे। लेकिन ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ट्रांजिस्टर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे अधिक होता है और यह एक एक्टिव कंपोनेंट है जो करंट को या सिग्नल को एम्पलीफाई करने के काम में आता है। तो ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। उसके बाद फिर आप इनकी परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। उसके बाद स्ट्रक्चर आप ट्रांजिस्टर में जब देखेंगे तो स्ट्रक्चर आप ट्रांजिस्टर में जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसे एनपीएन ट्रांजिस्टर बनता है जिसमें दो जंक्शन पाए जाते हैं, जेड मतलब इमीटर बेस जंक्शन और जेड कलेक्टर बेस जंक्शन। और तीन टर्मिनल होते हैं, इमीटर बेस और कलेक्टर। इमीटर क्या कार्य करता है? इमीटर चार्ज कैरियर्स को इमिट करता है, मतलब चार्ज कैरियर्स को उत्सर्जित करता है। और डोपिंग में देखें तो इसकी डोपिंग सबसे अधिक होती है और इसकी चौड़ाई कलेक्टर से कम तथा बेस से अधिक होती है। इसी तरह से बेस होता है, बेस रीजन क्या करता है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का रिकॉम्बिनेशन होता है और बेस रीजन की डोपिंग सबसे कम होती है और इसकी चौड़ाई भी सबसे कम होती है। कलेक्टर की बात करेंगे तो कलेक्टर में चार्ज कैरियर्स आके कलेक्ट होते हैं, जो इमीटर से एमिट होते हैं वही चार्ज कैरियर कलेक्टर में आके कलेक्ट होते हैं और इसकी चौड़ाई सबसे अधिक होती है तथा इसकी डोपिंग इमीटर से कम तथा बेस से ज़्यादा होती है। तो अगर एग्जाम में स्ट्रक्चर आप ट्रांजिस्टर पूछता है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। उसके बाद कभी कभी पूछता है मोड ऑफ ट्रांजिस्टर, मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। तो मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन के चार मोड होते हैं, सैचुरेशन मोड, एक्टिव मोड, कट ऑफ मोड और रिवर्स सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड क्या होता है? जब इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं। एक्टिव मोड क्या होता है? जब इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। कट ऑफ मोड क्या होता है? जब इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। इसी तरीके से रिवर्स सैचुरेशन मोड होता है जिसमें इमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है। तो यहाँ पे एक्टिव मोड और सैचुरेशन मोड की बात करेंगे तो सैचुरेशन मोड का प्रयोग हमेशा स्विचिंग एक्शन के लिए किया जाता है, जहाँ पर ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करने की जरूरत होती है वहाँ पे सैचुरेशन मोड, मतलब जहाँ पे करंट जीरो से तुरंत हाई हो जाए वहाँ पे सैचुरेशन मोड का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पे ट्रांजिस्टर को किसी सिग्नल को एम्पलीफाई करना है वहाँ पर हम एक्टिव मोड का प्रयोग करते हैं। तो आमतौर पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग एक्टिव मोड में होता है जिसमें इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है। ठीक। तो कभी कभी पूछा जाता है कि एक्टिव मोड जंक्शन किस लिए प्रयोग होता है? तो एक्टिव मोड जंक्शन एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किया जाता है और सैचुरेशन मोड स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांजिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जो भी आप जो बनाए उसमें ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनाए, उसमें कोई गलती ना करें। सिंबल में ये हमारा जो सिंबल है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का है और ये हमारा जो सिंबल है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का है। अब इसमें देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो एक एरो लगी हुई है जो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ, और पीएनपी ट्रांजिस्टर में एरो जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसको भी ध्यान रखना। एरो क्या दिखाता है? एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज, मतलब किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है वह एरो बताती है। तो जब भी आप ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएं इसी तरीके से बनाएं और इसमें ध्यान रखें कि एनपीएन में एरो बाहर की तरफ और पीएनपी में एरो अंदर की तरफ होती है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन में तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, तो इसको आप ध्यान से देखिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस में क्या होता है कि बेस जो है, बेस टर्मिनल, ये हमारा बेस टर्मिनल है, यह इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन होगा, इनपुट में भी और आउटपुट में भी है। तो जो टर्मिनल इनपुट और आउटपुट में दोनों में होगा उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा बेस जो है वो इनपुट में भी और आउटपुट में भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? यहाँ पे जब हम करंट गेन की बात करेंगे तो करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट। तो यहाँ पे आउटपुट करंट क्या हो जाएगी? आईसी, और इनपुट करंट क्या हो जाएगी? आई ई। ये इनपुट हो जाएगी और ये आउटपुट और ये इनपुट। तो यहाँ पे हमारा करंट गेन हो जाएगा आईसी अपान आई। तो आईसी अपान आई, अभी हम देखेंगे कि आई इक्वल टू क्या होता है? आईसी प्लस आईबी। और आईसी और आईबी जो है वो करीब करीब इक्वल होते हैं, आईबी का मान बहुत कम होता है। तो इस आधार पर जब हम देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आईसी अपान आईसी प्लस आईबी। चूंकि नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर वाली क्वांटिटी से बड़ी है इसलिए अल्फा का बहुत थोड़ा सा बड़ी है, इसलिए अल्फा का मान क्या होता है? लेस देन 1। तो यहाँ से यह पता चलता है कि कॉमन बेस में जो करंट गेन होगा वह 1 से कम होता है, मतलब कॉमन बेस में करंट गेन नहीं होता है, गेन नहीं होता है। करंट जितनी रहती है उतनी ही उससे थोड़ा सा कम हमको आउटपुट में प्राप्त होती है। ठीक। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉमन एमीटर की। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? कॉमन एमीटर में यहाँ पे देखेंगे तो इमीटर जो है ये इनपुट में भी और आउटपुट में भी है, इमीटर टर्मिनल इनपुट में भी और आउटपुट में भी है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर। यहाँ पे आउटपुट करंट आईसी होगी और इनपुट करंट आईबी होगी। तो जब हम यहाँ पे करंट गेन की बात करेंगे तो करंट गेन आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट, तो आईसी आउटपुट करंट हो जाएगी, इनपुट करंट आईबी हो जाएगी। तो आईसी अपान आईबी, आईबी का मान बहुत कम होता है, आईसी का मान अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे बीटा का मान क्या हो जाएगा? 1 से बहुत ज़्यादा। तो बीटा का मान 50 से 200 के बीच में होता है। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बहुत अधिक होता है। कितना हो सकता है? 50 गुना से 200 गुना तक हो सकता है। ठीक। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में चूंकि करंट गेन हो रहा है इसलिए हम लोग कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को ही एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? कलेक्टर जो है वो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। आउटपुट करंट आई होगी और इनपुट करंट आईबी होगी। तो यहाँ पे गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ई अपान आईबी। और आई ई का मान आईबी से बहुत अधिक होता है इसलिए गामा का मान क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है। तो ये तीन कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। ठीक।
अब उसके बाद ये क्वेश्चन जो आपके सिलेबस में भी है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि कॉमन अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन बताइए। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा IC अपान आई, बीटा इक्वल टू हो जाएगा IC अपान IB, और गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा अभी हम लोगों ने देखा, गामा इक्वल टू है हमारा ये IE अपान IB, गामा इक्वल टू है IE अपान IB। तो इन तीनों में हमको रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे ये अल्फा ये बीटा, और हम जानते हैं कि IC इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE, इस इक्वेशन से देख लेंगे। और तो इसी इक्वेशन में IC का मान यहाँ पे रख देंगे बीटा में, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा टाइम्स IE अपान IE माइनस IC। आई इक्वल टू क्या होता है IC प्लस IB, हमने पहले देखा, तो यहाँ पे IE की जगह रख देंगे, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इंटू। तो इस तरह से हम इसको करते करते बीटा इक्वल टू क्या हमारा निकल आएगा अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा, और इसी तरीके से जब हम इसको करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बीटा अपान 1 प्लस बीटा। तो ये जो डेरिवेशन है इसको आप लोग सही से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में यह डेरिवेशन पूछा जा सकता है या पूछने की संभावना अधिक है। ठीक, इसी तरीके से गामा और बीटा में रिलेशन, और इसी तरीके से अल्फा और गामा में रिलेशन। तो ये जो डेरिवेशन है इसको आप सही से तैयार करके जाएंगे एग्जाम में। उसके बाद ये टॉपिक है करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कैसे होता है उसको समझाइए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर इस तरह से एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबल बनाएंगे कि NPN, और यहाँ पे इमीटर बेस जंक्शन, यहाँ पे कलेक्टर बेस जंक्शन। फिर आप ये वाला चित्र बनाएंगे और उसके बाद इसकी बाइसिंग करेंगे। बाइसिंग कैसे की जाती है, हमने बताया था कि जब हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं एम्पलीफायर के तौर पे, तो इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं। तो इमीटर की तरफ हमारा N है, तो इसको फॉरवर्ड बायस में करने के लिए बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इमीटर से जोड़ना पड़ेगा। तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इमीटर से जोड़ दिया गया, पॉजिटिव टर्मिनल बेस से जोड़ा गया है। उसी तरीके से अगर हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में करना है, तो कलेक्टर को बैटरी के, क्योंकि यहाँ पे N टाइप है तो इसलिए बैटरी का पॉजिटिव और कलेक्टर टर्मिनल से हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस जैसे डायोड में हम लोग यूज़ करते थे कि बैटरी का पॉजिटिव और हम डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल, डायोड का एनोड अगर दोनों सेम है तो डायोड फॉरवर्ड बायस में है, और अगर दोनों विपरीत है तो डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक इसी तरीके से अगर बैटरी का नेगेटिव N टाइप से है तो यह फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, अगर बैटरी का पॉजिटिव N टाइप से है तो यह रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर पूरा डिटेल लिखा हुआ है कि मीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होने से इलेक्ट्रॉन जो है इमीटर से एमिट होते हैं, वह बेस जंक्शन के पास जाते हैं जहाँ रिकम्बाइन होते हैं, और रिकॉम्बिनेशन में थोड़ा सा बहुत सूक्ष्म बेस करंट फ्लो होती है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर के पास पहुंच जाते हैं और कलेक्टर के पास जाकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर कलेक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम इस फार्मूले देखेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा IC प्लस IB। यह कैसे होगा, जब हम इसको देखेंगे यहाँ पे ये, तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब करंट जो होगी वो बाहर की तरफ आएगी, IE बाहर की तरफ आएगी, और चूंकि होल अंदर की तरफ जा रहे हैं इसलिए करंट IB अंदर की तरफ जाएगी और IC भी अंदर की तरफ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो करंट इधर जाएगी। तो IB और IC अंदर की तरफ जा रहे हैं और IE बाहर की तरफ आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो है IE इक्वल टू क्या हो जाएगा IC प्लस IB। तो अगर यह पूछा जाता है कि ट्रांजिस्टर में करंट कैसे फ्लो होती है, तो आपको यहाँ तक कम से कम लिखना है। इसको कहाँ से शुरू करेंगे, यह क्वेश्चन आने की संभावना है। इसको आप कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। उसके बाद कॉमन एमीटर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन को एज एम्पलीफायर कैसे यूज़ करते हैं, या कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कैरेक्टरिस्टिक कर्व खींचिए। ठीक है, तो ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का कर्व है, इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से। ये कॉमन एमीटर की कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम है। आप जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो है IB और VBE के बीच में होगी, ये सिंपल वैसी होगी जैसे डायोड के साथ होती है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमको ध्यान से देखना कैसे होता है। आउटपुट वोल्टेज हमारा VC होगा और आउटपुट करंट IC होगी, तो IC और VC के बीच में होगा। यहाँ पे बेस करंट को हम कांस्टेंट करके फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो बेस करंट को 10 माइक्रोएम्पियर, 20 माइक्रोएम्पियर, 30 माइक्रोएम्पियर, 40 माइक्रोएम्पियर, 50 माइक्रोएम्पियर, 60 माइक्रोएम्पियर, इस तरह से करके हम क्या करते हैं, ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, तो कांस्टेंट बेस करंट पे हमारा आउटपुट करंट IC जो है वो बढ़ती है। जब बेस करंट हमारा 60 माइक्रोएम्पियर होगा तो आउटपुट करंट हमारी 60 मिलीएम्पियर करीब होगी। जब बेस करंट हमारा 10 माइक्रोएम्पियर पे होगा तो आउटपुट करंट 10 मिलीएम्पियर होगी। तो ये वाला जो है जो कर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में ग्राफ खींचने को बोले या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बोले, तो ये वाला कर्व आपको तैयार करके जाना है। अब उसके बाद आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में ये देख लीजिए कि ये इसका सर्किट डायग्राम बनेगा इस तरह का, और इसको हम लोग यूज़ कैसे करेंगे। ये कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में वोल्टेज गेन यूनिटी होता है, करंट गेन ज़्यादा होता है। इसका प्रयोग इंपीडेंस मैचिंग के लिए किया जाता है। इंपीडेंस मैचिंग मतलब जब दो जो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क या सर्किट को जोड़ते हैं और उनका इंपीडेंस मैच नहीं करता है, जिससे मैक्सिमम पावर नहीं ट्रांसफर हो पाती है, तो बीच में हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ते हैं जो इंपीडेंस मैच कराता है और मैक्सिमम हमारा पावर ट्रांसफर होती है। ये है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है कि कॉमन मीटर एज एम्पलीफायर, कॉमन मीटर को एम्पलीफायर की तरह कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये सर्किट बनाएंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, आउटपुट सेक्शन में KVL अप्लाई करेंगे, तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त होगा VCC इक्वल टू IC इंटू RC प्लस VCE। अब इसमें हम क्या करेंगे कि IC के इक्वेशन लेंगे जो कि एक लाइन का इक्वेशन बनेगी इस तरह से, तो इसको हम यहाँ पे ड्रा करेंगे। मेन हमको क्या करना है कि ये जो केस फर्स्ट है हम ये इक्वेशन प्राप्त करेंगे, ये वाला VCC इक्वल टू IC RC प्लस VC, और यहाँ से केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, VBE को बढ़ाएंगे, VBE को बढ़ाने पे IC बढ़ेगा, IC के बढ़ने पे IC RC बढ़ेगा, जिसके कारण VC हमारा ये बढ़ेगा और ये वैल्यू घटेगी, VC हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब हम यह कंक्लूजन निकालेंगे कि जब VBE मतलब इनपुट वोल्टेज को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। और केस सेकंड में क्या होता है, जब हम इनपुट वोल्टेज VBE को घटाते हैं तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज VC हमारा बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल कॉमन मीटर एम्पलीफायर में जब इनपुट सिग्नल बढ़ता है तो आउटपुट सिग्नल कम हो जाता है, और जब इनपुट सिग्नल कम होता है तो आउटपुट सिग्नल बढ़ जाता है।
जाता है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट फेज में होते हैं, मतलब इनपुट और आउटपुट एक दूसरे से आउट ऑफ फेज होते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस का 180 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इन्वर्टिंग मतलब उल्टा, जो हम इनपुट में देंगे उसका जस्ट उल्टा शेप हमको आउटपुट में प्राप्त होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसको सिद्ध करें। तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। अब उसके बाद आता है लोड लाइन। लोड लाइन और क्यू पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों कॉन्सेप्ट हैं, इसको ध्यान से सुने। लोड लाइन क्या होती है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में जब ये लोड लाइन है, लोड लाइन क्या होती है? कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट वोल्टेज तथा आउटपुट करंट मतलब वीसी तथा आईसी का जो बिंदुपथ होता है, जो लोकस होता है, उसी को लोड लाइन बोलते हैं। तो ये हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर की देखी थी। इसमें आईसी और वीसी का जो बिंदुपथ होगा या इसी को हम क्या बोलते हैं? लोड लाइन। तो यहाँ पे लोड लाइन कैसे हम निकालते हैं? ये हमने एक इक्वेशन देखा था, वीसी इक्वल टू आईसी इंटू आरसी, और इसको हम करेंगे तो यह लाइन का इक्वेशन हमको मिलेगा। और इसी में एक बार वीसी को हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, और वीसी को जीरो कर दिया तो हमको आईसी मिल गया, वीसी अपॉन आरसी, तो ये पॉइंट हमको मिल जाएगा। और एक बार हम आईसी को जीरो कर देंगे तो वीसी इक्वल टू वीसीसी, ये पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लोड लाइन। ठीक। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है क्यू पॉइंट। क्यू पॉइंट क्या होता है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में लोड लाइन तथा बेस करंट का जो कटान बिंदु होगा या जो क्रॉस सेक्शन होगा उसको क्यू पॉइंट बोलते हैं। और क्यू पॉइंट को हमेशा कहाँ रखते हैं? लोड लाइन के मध्य में रखते हैं। लोड लाइन के मध्य में रखने से जो हमारा सिग्नल होता है वह कटता नहीं है। अगर हम उसको लोड लाइन के ऊपर रखेंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, जिससे सिग्नल हमारा कट जाएगा। अगर लोड लाइन के मध्य के नीचे रखेंगे तो सिग्नल ट्रांजिस्टर हमारा कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, फिर सिग्नल हमारा कट जाएगा। तो सिग्नल आउटपुट सिग्नल हमारा कटने ना पाए, पूरा का पूरा प्राप्त हो, इसीलिए हम हमेशा लोड लाइन को क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य में रखते हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य में क्यों रखते हैं, तो इसको भी हम यहाँ से तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक। अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या कहते हैं कि लोड जो क्यू पॉइंट है वह शिफ्ट ना होने पाए किसी कारण से। अगर हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट होता है, चेंज होता है, तो उससे क्या होगा? ट्रांजिस्टर के सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन में जाने की संभावना बनेगी, जिससे हमारा सिग्नल कट जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि हमारा क्यू पॉइंट लोड लाइन के मध्य में ही फिक्स रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बायसिंग करते हैं। इसको अगला चैप्टर है, 7वां चैप्टर है, क्या बोलते हैं इसको? इस चैप्टर को ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड स्टेबलाइजेशन। तो यहाँ पे ये समझाया गया कि क्यू पॉइंट को लोड लाइन के मध्य में ही क्यों रखा जाए, तो आप यहाँ से ठीक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट समझाया गया है वह बताया गया क्यू पॉइंट को शिफ्ट करने वाले कारक। तो क्यू पॉइंट किन किन कारणों से शिफ्ट हो सकता है? तो एक पैरामीटर वेरिएशन में क्या होता है? बीटा एंड वीबी। बीटा और वीबी एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू नियत होती है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा इसकी वैल्यू फिक्स की जाती है। लेकिन किसी कारण से हमारा ट्रांजिस्टर खराब होता है, उसको हम चेंज करते हैं, तो वहाँ पर बीटा और वीबी जो है यह परिवर्तित होने की संभावना रहती है, जिससे हमारा क्यू पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरीके से ट्रांजिस्टर और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज होगा तो आईसी भी चेंज होगा, जिसके कारण से लीकेज करंट बढ़ेगी, लीकेज करंट बढ़ने के कारण कलेक्टर करंट बढ़ेगी, और यह एक विशेष साइकिल चलेगी और ट्रांजिस्टर के क्यू पॉइंट के शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दो कारण होते हैं क्यू पॉइंट के शिफ्ट होने के, एक पैरामीटर वेरिएशन और दूसरा टेम्परेचर। ठीक। अब उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि हमारा या तो पैरामीटर वेरिएशन हो या टेम्परेचर चेंज हो, लेकिन क्यू पॉइंट बीच में ही बना रहे, शिफ्ट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बायसिंग करते हैं। ठीक। थर्मल रन में कंडीशन होती है, जान लीजिए थर्मल रन में क्या कंडीशन होती है कि जब ट्रांजिस्टर में जैसे किसी कारण से टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से आईसीबीओ बढ़ेगा, इसके कारण आईसीओ बढ़ेगा, फिर आईसी बढ़ेगी, आईसी कारण फिर क्या होगा? पावर डिसिपेट होगी, जिससे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर यही प्रक्रिया होगी और एक जो है विशेष साइकिल दूसरे चक्र शुरू हो जाएगा, जिसके कारण टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाएगा और एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें ट्रांजिस्टर हमारा जल जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्मल रनवे की कंडीशन। तो एक आध बार एग्जाम में ये भी पूछा गया कि थर्मल रनवे क्या होता है। तो थर्मल रनवे मतलब टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ती है, लीकेज करंट बढ़ने से कलेक्टर करंट बढ़ती है, जिसके कारण पावर डिसिपेशन अधिक होता है, इसके कारण फिर टेम्परेचर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर बढ़ने से लीकेज करंट बढ़ती है, फिर कलेक्टर करंट बढ़ती है, फिर पावर डिसिपेशन होता है, इस तरह से बार-बार टेम्परेचर बढ़ता जाता है और एक ऐसी कंडीशन आती है ट्रांजिस्टर हमारा जल जाता है। इस कंडीशन को थर्मल रनवे बोलते हैं। अब उसके बाद आता है ट्रांजिस्टर बायसिंग। तो बायसिंग क्या होता है? ट्रांजिस्टर को के क्यू पॉइंट को शिफ्ट ना होने के लिए हम कुछ एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं, जिससे हमारा क्यू पॉइंट लोड लाइन के मध्य में बना रहता है, और इन्हीं एक्सटर्नल सर्किट को बायसिंग सर्किट बोलते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग पॉइंट लोड लाइन के मध्य में बना रहे, दूसरा पैरामीटर वेरिएशन तथा टेम्परेचर में के वेरिएशन के बावजूद भी क्यू पॉइंट हमारा स्थिर रहे। अब उसके बाद आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसिंग। तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है बायसिंग कितने प्रकार की होती है, तो सिंपल बायसिंग, फिक्स्ड बायसिंग, कलेक्टर टू बेस बायसिंग, इमीटर बायसिंग और पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो 5 प्रकार की बायसिंग होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होती है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग। तो एग्जाम में कई बार हर साल पूछा जाता है पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग क्या होती है, तो इसके बारे में समझ लें। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग ये, तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के लिए जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो यहाँ से लिखना है। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग क्या होती है? यह बायसिंग की सबसे महत्वपूर्ण सर्किट है। इस सर्किट में रेजिस्टेंस R1, R2 तथा रेजिस्टेंस RE का प्रयोग किया जाता है। R1 और R2 पोटेंशियल डिवाइडर का कार्य करते हैं तथा जो होता है, और RE जो है बाईपास का काम करता है। ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की सर्किट बनी हुई है, इसको भी एग्जाम में बनाना है। और उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है, और इन दोनों को निकालने के बाद हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो ये सर्किट यहाँ तक की सर्किट हमको बनानी है। ठीक। तो कितना हमको करना है? यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक लेके आना है। तो ये पूरा पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के लिए हमको तैयार करना है, मैथमेटिकली जितनी भी चीज़ें हैं उसको, और ये सर्किट जो बनी हुई है इसको। ठीक। अब इसमें देखते हैं कि ये सर्किट है हमारी, इसको ध्यान से देखें। पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की जो सर्किट है, इसमें ये R1 है, ये R2 है और ये RE है, ये VCC हमारा सप्लाई वोल्टेज है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे कि यहाँ पर हमारा जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? RTH, और यहीं पर हमारा इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगा? VTH। तो RTH और VTH निकालने के लिए, थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? R1 R2 RTH है, तो अगर यहाँ से कोई भी क्या कहते हैं कि ऐसे कोई करंट चलेगी तो ऐसे और ऐसे दो भाग बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों R1 R2 पैरेलल में हो जाएंगे, तो R1 और R2 पैरेलल में हो जाएंगे। तो ये जो इक्विवेलेंट आएगा R1 मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो ये हमारा RTH निकल आएगा। ठीक। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे? VTH। VTH का मतलब क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। और वह क्या होता है?
कि इस यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, इस सर्किट में जितनी करंट फ्लो होगी मल्टीप्लाइड बाई ये रेजिस्टेंस, तो करंट कितनी फ्लो होगी VCC अपान R1 प्लस R2 ये करंट हो जाएगी, और VTH क्या हो जाएगा, करंट मल्टीप्लाइड बाई R2, तो करंट VCC अपान R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई R2, ठीक। तो ये हमारा VTH निकल आएगा। तो जब हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VTH, यहाँ पर VTH और यहाँ पे RTH। RTH इक्वल टू क्या है, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और VTH क्या है, R2 इंटू VCC डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और ये सर्किट हमको बना देनी है। बस यहाँ तक हम कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसकी मेरिट क्या इसके फायदे हैं, तो बायसिंग में क्या कहते हैं, बायस स्टेबलाइजेशन में हमको पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग सर्किट को बहुत ही अच्छे से तैयार करके जाना है एग्जाम में, या मतलब पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, 100% मान लीजिए पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग पूछा जाएगा। अब उसके बाद जब हम चैप्टर 8 की बात करते हैं तो ये क्या है, चैप्टर 8, जिसमें से एक क्वेश्चन बार बार आता है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझेंगे और बस उतना एग्जाम में लेके आएंगे तो काम हो जाएगा, अच्छे मार्क्स मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है कि जब हम वीक इनपुट सिग्नल देते हैं और हमको स्ट्रांग आउटपुट सिग्नल मिलता है तो उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी डिवाइस जिसमें वीक इनपुट सिग्नल देने पे आउटपुट स्ट्रांग हमको प्राप्त होता है तो उसको एम्पलीफायर बोलते हैं। जैसे एक्स है, एक्स का यहाँ पे हमने ए इनपुट दिया, आउटपुट हमको बी मिला, तो बी बाई ए जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा एज एम्पलीफायर काम कर रहा है, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर कैसे एम्पलीफायर काम करेगा, ये जो सर्किट बनी हुई है एग्जाम में आपको एज इट इज यही सर्किट बनानी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्किट है, ठीक। इसी सर्किट को बनाना है और इसी के बारे में लिख देना है, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो एग्जाम पूछा जाता है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में बताएं, तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में सिंगल स्टेज का मतलब एक ट्रांजिस्टर यूज होगा, और वो कैसे होगा, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग के साथ साथ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होगा। तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो यह क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, जिसको अभी आपने देखा, कहने मतलब हमने पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग करके क्यू पॉइंट को फिक्स कर दिया। अब हम यहाँ पे AC इनपुट सिग्नल देंगे और आउटपुट प्राप्त करेंगे, मतलब अब हम ट्रांजिस्टर से सिग्नल को एम्पलीफाई कराएंगे, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो मतलब एक ट्रांजिस्टर यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग होगी, और फिर हम इसमें AC इनपुट सिग्नल देंगे और AC आउटपुट सिग्नल प्राप्त करेंगे, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो है ये तो पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग है, इसका आप उल्लेख कर देंगे। R1 क्या काम करता है, R2 क्या काम करता है, RC जो है कलेक्टर रजिस्टर है। अब उसके बाद इसमें 3 कैपेसिटर आपको दिखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में अलग से पूछा। ये कपलिंग कैपेसिटर, ये भी कपलिंग कैपेसिटर, और ये C जो है बाईपास कैपेसिटर। तो कपलिंग कैपेसिटर का काम क्या होता है कि AC सिग्नल को पास करता है और DC सिग्नल को रोक देता है, मतलब कि जो हम AC इनपुट सिग्नल अप्लाई करें या AC इनपुट सिग्नल हमारा ट्रांजिस्टर के पास चला जाए, मतलब पास हो जाए, लेकिन जो बायसिंग में हमारा DC सिग्नल है वह DC सिग्नल इनपुट को ना अफेक्ट करे। तो कपलिंग कैपेसिटर क्या करता है कि 2 AC इलेक्ट्रिकल सर्किट को जोड़ने का काम करता है, जहां पर केवल AC सिग्नल पास होता है, DC सिग्नल पास नहीं होता है। तो वही काम एक कपलिंग कैपेसिटर करेगा और वही काम ए भी कपलिंग कैपेसिटर काम करेगा। आउटपुट में हमको शुद्ध AC प्राप्त करने के लिए हम लोग आउटपुट में एक कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, इनपुट में इसलिए प्रयोग करते हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है वह AC है और वही AC पास होकर हमको ट्रांजिस्टर में जाए, और जो हमारा बायसिंग का DC सिग्नल है वह इनपुट सिग्नल को अफेक्ट न करे, इसलिए इनपुट में हम कपलिंग कैपेसिटर प्रयोग करते हैं। और आउटपुट में कपलिंग कैपेसिटर क्यों प्रयोग करते हैं कि आउटपुट में हमको शुद्ध AC सिग्नल प्राप्त हो, DC सिग्नल न प्राप्त हो, इसलिए हम लोग आउटपुट में कपलिंग कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। फिर कॉमन एमिटर, फिर आता है CE को बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर, ये C है, इसको बोलते हैं बाईपास कैपेसिटर। बाईपास कैपेसिटर क्या करता है कि अगर हमारा AC सिग्नल इसके थ्रू होकर आएगा तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे हमारा आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा। तो हमारा AC सिग्नल इसके थ्रू ना आके इसके थ्रू आएगा तो कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और ये जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसको बोलते हैं हमारा सिग्नल फीडबैक हो गया, जिसके कारण आउटपुट हमारा कम हो गया। जबकि एम्पलीफायर में हम चाहते हैं आउटपुट हमको मैक्सिमम मिले, तो आउटपुट मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि AC सिग्नल इधर से न जाए, बाईपास हो जाए, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से न जाके इधर से आए, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं मतलब इमीटर पे एक बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं लगाते हैं, जिसको C बोलते हैं। यहाँ पर हमारा AC सिग्नल जो है बाईपास हो जाता है, जिससे आउटपुट सिग्नल हमारा कम नहीं होने पाता। अगर हम इस बाईपास कैपेसिटर को नहीं लगाएंगे तो आउटपुट का कुछ भाग फीडबैक हो जाएगा, फिर से इनपुट में चला जाएगा, जिससे हमारा आउटपुट कम हो जाएगा। तो C क्यों लगाते हैं कि AC सिग्नल हमारा यहाँ से बाईपास हो जाए, उसका आउटपुट सिग्नल कम ना हो, इसीलिए हम लोग C को लगाते हैं। 3 कैपेसिटर हो गए जो कि आपको बताना है, CC इनपुट में, CC आउटपुट में, और C और R1 R2 RC RE, बस इनके बारे में एक्सप्लेन कर देना है तो आपका सिंगल स्टेज एम्पलीफायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ लिखा है कपलिंग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, ठीक, कपलिंग कैपेसिटर, फिर बाईपास कैपेसिटर, फिर ये हो गया बस। तो अगर आप जो है इतना भी एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल जाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सब नहीं पढ़ना है, एस पैरामीटर सिलेबस में नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।